हेलो भाई स्टडी रीमर्स। आज तारीख है 23 मार्च 2021। चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मेन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कोरोना वैक्सीन का क्या चल रहा है कि पूरा एक रेस चल रहा है। तो डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो कर क्या रहे हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो ही वैक्सीन इस समय इंडिया में चल रही है जिसे ऑथराइज़ किया गया है। तो उसके डर से क्या हो रहा है कि जो नई प्रजाति भी आई है ना, जो उनके कोविड के जो बच्चे भी हैं ना, वो भी मतलब इस वैक्सीन से डर के भाग रहे हैं और डैडी डैडी चिल्ला रहे हैं। ऑल राइट। और यहाँ पर देखिए ये जो कोरोना वायरस है ये कह रहा है कि अरे तुम इनसे डर करके आ गए क्या, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ऑल राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वो खुद को क्या कर रहा है, खुद को इम्प्रूव कर रहा है। जो कोविड क्या कर रहा है कि वो खुद को इम्प्रूव किए जा रहा है कि जैसे पहले जो वायरस था तब में और अभी के वायरस में क्या हो रहा है कि परिवर्तन काफ़ी हो रहे हैं। ऑल राइट। इस पिक्चर में इससे ज़्यादा कोई मीन है नहीं। अभी हम अपना नेक्स्ट वन आर्टिकल डिस्कस करना हम स्टार्ट करेंगे। वो दिल्ली एनसीआर के रिगार्डिंग है। देखिए कि दिल्ली एनसीआर का जो पूरा सिस्टम है ना, कह रहे वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। कह रहे कि अंग्रेज करते क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर इम्पोज होता है। गवर्नर का होना भी कह रहे वो अंग्रेज़ों की ही देन थी। राइटर इसी से शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ही इस पूरे सिस्टम को क्या किया है कि आपका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, फिर कैबिनेट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। कह रहे ये पूरा अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। कह रहे वो ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ उन्होंने रूल किया, जहाँ उन्होंने लोगों को कॉलोनाइज़ किया, कह रहे वहाँ पर इस वाले सिस्टम को उन्होंने इम्पोज कर दिया। राइटर कहते हैं कि देखिए आगे हुआ क्या कि उसी चीज़ों को क्या हुआ कि फर्दर प्रोसीड किया गया। जब तक इंडिया में दिल्ली वाला केस बिल्कुल अलग था, क्योंकि दिल्ली को अलग इसलिए रखा गया, कह रहे उसे फुल स्टेट का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि होगा क्या कि वहाँ पर डबल पावर बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि एक भाई फुल स्टेट होगा तो एक होगा स्टेट की अथॉरिटीज़ होंगी, फिर होगा सेंट्रल की अथॉरिटीज़ होंगी। कह रहे कि दोनों की ऑब्लिगेशन और दोनों के लाइबिलिटीज़ वगैरह में क्या होंगे, कह रहे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और वहाँ पर डबल सिस्टम चलने लगेगा। और चूंकि ये मतलब सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स वगैरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर जो डिप्लोमेट्स रहते हैं, कह रहे हैं उनका आवास भी दिल्ली में ही होता है, नई दिल्ली में होता है। तो इसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी को लेकर के और पूरी डिप्लोमेसी को मैनेज करने के रिगार्डिंग दिल्ली को यूटी के अंतर्गत रखा गया है। राइटर कहते हैं कि देखिए जब स्टार्टिंग में होता है कि जब 1956 में होता क्या है कि ए, बी, सी और डी कह रहे 4 कैटेगरीज में इस स्टेट को डिवाइड किया गया था। तो उसमें जो यूटी है मतलब दिल्ली है उसे सी कैटेगरी में रखा गया था। मतलब वहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रल का राज होगा। ए और बी क्या था, फुल स्टेट का दर्जा उन्हें मिला हुआ था और सी और डी में क्या हुआ था कि वो यूटीज़ में थे। तो कहीं पर क्या था कि वहाँ पर असेंबली होगी, किसी में नहीं होगी और कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। कह रहे देखिए जो जुडिशरी है, कह रहे वो टाइम टू टाइम उन्होंने ये बात सेंटर को जो रूलिंग पावर है, कह रहे उसको ये बात याद दिलाई है कि देखिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर ही काम करेगा, वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, लेकिन अभी का जो अमेंडमेंट है, अभी राइट नाउ का जो अमेंडमेंट है, कह रहे वो इन चीज़ों को पलटने की कोशिश कर रहा है। राइटर कह रहे हैं कि ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि दिल्ली में मतलब कि रूलिंग पार्टी के अलावा कह रहे वहाँ पर सरकारें बनी हैं। कह रहे ऐसा नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है। 1991 के बाद से कई बार ऐसा हो चुका है। 1987 में जब बालकृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद कि जब यहाँ पर होता है कि दिल्ली को क्या करेंगे हम फुल स्टेट का दर्जा देंगे, वहाँ पर असेंबलीज वगैरह भी होंगी, उसका अपना उसका खुद का लेजिस्लेचर होगा। ऑल राइट। करें 1987 के बाद से होता क्या है, उसका अपना खुद का एक लेजिस्लेचर होगा। ये बालकृष्ण कमेटी क्या करती है, उसे रिकमेंड करती है, उसे सजेस्ट करती है। तो उसके बाद से 1991 रूलिंग पार्टी और जो दिल्ली पे जो राज करें उन दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते चले आए थे। लेकिन अभी आज की तारीख में जो उसमें परिवर्तन किया गया, कह रहे जो सोल अथॉरिटी है, कह रहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए दिल्ली एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मतलब वो है स्टेट है। मतलब वहाँ पर क्या है कि एक बड़ी आबादी रहती है और जहाँ पर एक बड़ी आबादी रहती हो और वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स का अगर रूल ना हो, कह रहे ये थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में, चूँकि भारत क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है, वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन केवल चाइना के पास है, बट वहाँ पर तो डेमोक्रेसी है नहीं। उसके बाद की पॉपुलेशन में तो हम ही नंबर 1 पे चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। और उसके बाद दिल्ली में क्या है कि हर स्टेट से लोग आते हैं, कह रहे जहाँ पर पूरा मिक्सअप है।
कह रहे वहाँ पर अगर एक रिप्रेजेंटेटिव का अगर रोल नहीं होता है तो कह रहे हैं कि ये थोड़ा अजीब लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहाँ का कैपिटल है, कह रहे वहाँ पर भी जो रूल है वहाँ के लोगों का नहीं है। कह रहे कि अभी जो अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, इसमें करने क्या वाले हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बिना एड एंड एडवाइस के, मतलब उसको नलीफाई करने मतलब उसको पावरलेस करने का इरादा है। किसको? वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, कह रहे उसके पावर को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कह रहे उसके पावर को कम करने का इरादा है। कह रहे कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। राइट, इसी बात पर यहाँ पर जोर देते हैं। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया? डिस्कस हो गया। अभी हम अपना नेक्स्ट वन जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, देखिए उसमें क्या है ना कि दो आर्टिकल को हम कंबाइन करने वाले हैं। कौन कौन से आर्टिकल को हम यहाँ पर वो करेंगे, कंबाइन करेंगे? एक इस वाले आर्टिकल को हम कंबाइन करेंगे और एक हम इस वाले आर्टिकल को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे कि देखिए इन दोनों में ही बात की जाती है म्यांमार के रिगार्डिंग। एक में बात किया जा रहा है कि म्यांमार के रूल के रिकॉर्डिंग, दूसरे में बात किया जा रहा है कि म्यांमार में क्या हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस आई हुई है कि वेदर इंडिया को उसे होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए म्यांमार में जब से मिलिट्री ने वहाँ पर क्या किया है कि रूल करना, मतलब बेसिकली वहाँ की पावर को अपने हाथों में ले लिया। जो वहाँ के डेमोक्रेटिक, मतलब जो इलेक्टेड जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, कह रहे उनको बंदी बना लिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, मतलब उनसे बेसिकली पूरे अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब जब वहाँ के लोग विरोध करते हैं इस बात का, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं और भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब वो उसका विरोध करते हैं तो आर्मी के द्वारा क्या किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। कह रहे कि इवन यूनाइटेड नेशन भी ये बात कंफर्म कर चुका है कि 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं विरोध के दौरान। कह रहे जब मे बी यूएन का यहाँ तक बोला है कि हो सकता है कि हमें पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर भेजनी पड़ जाए। क्योंकि म्यांमार में हो क्या रहा है कि एक मतलब मिलिट्री के अगेंस्ट में एक मिलिट्री तैयार हो रही है। अब जब एक ही कंट्री में दो मिलिट्री होगी तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर सिविल वॉर तो होगा। और जहाँ कहीं भी सिविल वॉर होता है तो वहाँ पे यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है, जहाँ पर सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि बटालियंस का, वो इंडिया का है। मतलब इंडियन सोल्जर पीस कीपिंग फोर्स में कह रहे सबसे बड़ी मात्रा में होते हैं। कह रहे हो सकता है कि जो ब्लू हैट वाले होते हैं उनका मतलब उनके सर पर ब्लू हैट होता है। कह रहे वो क्या करेंगे, वो म्यांमार में क्या करेंगे कि पीस को स्थापित करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। अब वहाँ से जिनके ऊपर मतलब मौत का खतरा है, कह रहे वो भाग करके इधर आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया में एक रिफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हो गया है। कह रहे हम तो रोहिंग्या मुसलमानों को क्या कर रहे थे कि हम उनको अंदर नहीं आने देंगे, हम ये बात बोल रहे थे। इवन जो बांग्लादेशी 1971 के टाइम में कह रहे वो आसाम में आ गए थे, हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन अभी आज के समय में त्रिपुरा, मतलब जो त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, कह रहे कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, कह रहे वो वेलकम कर रहे हैं। वो किनको? म्यांमार से जो वहाँ की पुलिस है, जो वहाँ के लोग हैं, कह रहे वो भाग करके आ रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन जो 1971 के टाइम में जो मुस्लिम्स यहाँ पर आए थे, भाग करके आए थे, उनका क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। मतलब इंडिया की पॉलिसी में मतलब एक यहाँ पे डुअल नेचर देखने को हमें मिल रहा है। सेंटर चाहता है कि पूरा सीज कर दो कि कोई नहीं आएगा, बट जो स्टेट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे कि वो आएंगे, मतलब जिनकी जान का खतरा है, कह रहे वो आएंगे। क्योंकि इंडिया ने जो यूएन का माइग्रेशन वगैरह का जो रिफ्यूजी वगैरह का वो होता है, एग्रीमेंट होता है, कह रहे उसको इंडिया ने साइन नहीं किया और ना ही उसे ऑथराइज़ किया हुआ है। तो इसलिए इंडिया लायबल नहीं है कि वो उनको अपने यहाँ शरण देगा ही। और ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इंडिया में इन्फ्लक्स कर रहे हैं? क्योंकि देखिए मिजोरम और इंडिया के बीच में और म्यांमार के बीच में, चूँकि वहाँ पर ट्रैवल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, चूँकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, कह रहे उसका कल्चरली टाइज बहुत अच्छा है। तो करीब 16 किलोमीटर तक का उन दोनों के बीच में क्या है कि एक समझौता हुआ है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होंगे इनमें और म्यांमार, कह रहे वो 16 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं कि बिना रोक टोक के अंदर बाहर कर सकते हैं। तो चूंकि 16 किलोमीटर तक क्या है कि वो अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए वो म्यांमार छोड़ करके वो इंडिया में 16 किलोमीटर तक मतलब इन्फ्लक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो ये वाला आर्टिकल था, कह रहे वो भी ऑलरेडी डिस्कस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो इंडिया की इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग है। देखिए जो ये वाला आर्टिकल है, होता क्या है कि जो जिस तरह से चीफ एडवाइज़र होते हैं ना किसी भी प्रेसिडेंट वगैरह, तो वैसे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन कह रहे हैं कि उनके एंटोनी लॉयड करके हैं, वो यहाँ पर आते हैं और कहाँ पर आते हैं? इंडिया में आते हैं। इंडिया से पहले उन्होंने विजिट कहाँ पर किया हुआ है? जापान में किया हुआ है और साउथ कोरिया में किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो जापान और साउथ कोरिया दोनों ही जगह पर डेमोक्रेसी है।
दोनों ही यूएस के अलाइज हैं। कह रहे उन दोनों के बाद इंडिया का नंबर आता है। राइटर कहते हैं कि इससे इंडिया की जो प्राइम पोजीशन है कह रहे उसका अंदाज़ा लग जाता है। कह रहे ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि मतलब जो उनका कन्वाय है, कह रहे अगर उनकी तीसरी विजिट अगर इंडिया में है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो काटसा के अंतर्गत, जो काटसा मतलब कि बेसिकली क्या है कि अगर हम यूएसएसआर से मतलब रसिया से अगर किसी ने कोई भी हार्डवेयर परचेज किया डॉलर के फॉर्म में तो उनके ऊपर क्या करेगा, सैंक्शन लग जाएगा। कह रहे इंडिया को इसमें क्या हुआ कि लेवरेज नहीं मिला हुआ है कि आप उनसे कोई चीज़ परचेज कर लोगे। कह रहे हाँ, लेकिन इंडिया की इंपॉर्टेंस बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि इंडिया को इस बात का फ्रीडम नहीं है कि वो क्या कर सके, रसिया से S-400 को परचेज कर सके। ऑलराइट, राइटर उसी बात की विशेषता को बताते हुए कहते हैं देखिए इंडिया की इंपॉर्टेंस तो है, और इंडो पैसिफिक में इसमें यूएस की पॉलिसी का भी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जापान और साउथ कोरिया के बाद जो यूएस के जो अलाइज थे, कह रहे कि मतलब जो उनके वो थे कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, कह रहे वो क्या करते हैं, इंडिया में विजिट करते हैं और यहाँ पर पीएम मोदी से बातचीत करते हैं, अजीत डोभाल से बातचीत करते हैं। कह रहे इंडिया की इसे प्राइम पोजीशन का यहाँ से अंदाजा लग जाता है। ऑलराइट, तो इस वाले आर्टिकल का भी क्या हो गया, डिस्कशन हो गया। ये वाला आर्टिकल है इसमें पहले डिस्कस किया जा चुका है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। डिसएंगेजमेंट के रिगार्डिंग पूरी बात हो रही है कि 10 फरवरी से डिसएंगेजमेंट किस प्रकार से शुरू होता है, फिर उसमें कुछ भी नया नहीं है, दैट्स वाई इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज की तारीख में जितने रेलिवेंट आर्टिकल थे हमारे पास वो ऑलमोस्ट सारे डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।